Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 30-day series for BRBL, we are going to discuss the topic RBI Integrated Ombudsman Scheme 2021. पहले हमारे पास बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन स्कीम 2006 था, जिसका मेन मोटिव था कि क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए बैंक कस्टमर्स को, ताकि उन्हें कोई भी अगर कंप्लेंट है सर्विस के रिगार्डिंग जो उन्हें बैंक्स ऑफर करते हैं, वो बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन स्कीम के अंडर कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास करंटली स्कीम है वो है आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम 2021। तो आरबीआई ने अपने पावर यूज की जो उन्हें मल्टीपल एक्ट्स के थ्रू मिलती हैं, यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, और उसके बाद लाया गया आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम 2021। पहले हमारे पास एक तो थी बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन स्कीम 2006। अगर बैंक की सर्विसेज डेफिशिएंट है और वो आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं करते थे, तो पहले बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन स्कीम थी। एनबीएफसीज के लिए अलग से स्कीम थी, ऑम्बर्ड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसीज 2018, एंड फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस देयर वाज अ डिफरेंट स्कीम, दैट इज ऑम्बर्ड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस 2019। लेकिन अब इन्हें इंटीग्रेट करके वी हैव अ सिंगल स्कीम, दैट इज द आरबीआई इंटीग्रेटेड स्कीम 2021। तब सबके लिए एक ही स्कीम है, दैट इज आरबीआई iOS 2021। तो इस स्कीम के अंडर कौन कौन कवर होते हैं, ऑल्दो थोड़ा क्रैमिंग वाला पार्ट है, बट यू हैव टू रिमेंबर। पहले तो सारे बैंक्स कवर होते हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से वाले हैं? जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ एंड अबव का है। तो ये सारे के सारे बैंक्स आरबीआई की जो इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम है इसके अंडर आते हैं। इसके अलावा जो हमारे एनबीएफसीज हैं दैट आर रजिस्टर्ड विद आरबीआई, तो सारे एनबीएफसीज एक्सक्लूडिंग द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कौन से एनबीएफसीज विच आर ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, जिनका कस्टमर इंटरफेस है एंड जिनका एसेट साइज जो है वो 100 करोड़ एंड अबव है। तो एनबीएफसीज भी आरबीआई के अंडर आते हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, जिनका कस्टमर इंटरफेस है और जिनका एसेट साइज 100 करोड़ एंड अबव का है। जो हमारी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट एनबीएफसीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी एनबीएफसीज हैं, या कंपनीज जिनका रेजोल्यूशन वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन चल रहा है, या कोई भी ऐसी एनबीएफसी जो आरबीआई स्पेसिफाई कर दे कि ये एक्सक्लूडेड है इस स्कीम के एम्बिट से, तो वो भी एक्सक्लूडेड होती है। इसके अलावा सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे बैंक्स हैं चाहे नॉन बैंक्स हैं, जिन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, ये वो एंटिटीज हैं जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट शुरू कर सकती हैं, जो नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, भारत बिल पेमेंट सिस्टम या भारत क्यूआर कोड, *99# मोबाइल ट्रांजैक्शन सर्विसेज, जो भी एंटिटीज ये प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू, यूएसएसडी के थ्रू, सबको ही आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम जो है वो रेगुलेट करता है, उसके अंडर आती है। तो जैसे हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक्स वगैरह हैं, ये सारे आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम के अंडर आते हैं। इसके अलावा जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एज डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट and granted a certificate of registration under the CIC Regulation Act 2005, ये सारी इसके अंडर आती हैं। तो इसमें आपको इस स्लाइड को आप 3-4 बार रीड करें, फिर आपको याद हो जाएगा, या एटलीस्ट कीवर्ड्स याद रखें। जैसे पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स वर्ड याद रख लो, बैंक्स तो आप समझ ही जाएंगे। एनबीएफसीज में 100 करोड़ आपको याद होना चाहिए, और डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज कवर्ड होती हैं, ये याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस चीज को समझने के लिए, स्कीम को समझने के लिए जरूरी है, उसमें पहला है डेफिशिएंसी इन सर्विस। डेफिशिएंसी इन सर्विस का क्या मतलब होता है? कोई भी शॉर्टकमिंग है, कोई भी इनएडिक्वेसी आती है किसी भी फाइनेंशियल सर्विस के अंदर बैंक की तरफ से, जो देना स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड है रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए। जो हमारे बैंक्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम के अंडर कवर होते हैं, उन्हें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है अपने कस्टमर्स को, अंडर स्टैट्यूट भी उन्हें, अंडर लॉ भी वो प्रोवाइड करनी है। अगर वो सर्विस में कोई शॉर्टकमिंग रह जाती है या वो सर्विस इनएडिक्वेट रहती है, हो सकता है उससे कस्टमर को फाइनेंशियल लॉस या डैमेज हो सकता है ना, लेकिन अगर सर्विस
नहीं ढंग से दे रहा है बैंक, तो फिर उसके लिए रिपोर्ट किया जा सकता है अंडर द आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम। इस स्कीम में एपेलेट अथॉरिटी कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई एडमिनिस्ट्रिंग द स्कीम। तो पहले तो आप बैंक के पास जाते हो, बैंक अगर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना करे 30 डेज में, फिर आरबीआई ऑम्बड्समैन के पास जाते हो, और ऑम्बड्समैन भी अगर आपकी बात का सोल्यूशन ना कर सके तो एपेलेट अथॉरिटी कौन सी है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई एडमिनिस्ट्रिंग द स्कीम। जब आपको कंप्लेंट करनी है इस स्कीम के अंडर, या तो आप खुद करेंगे या फिर आप अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करेंगे। तो हो सकता है मैं कंप्लेंट करूं या मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव करे, ठीक है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, एडवोकेट नहीं होना चाहिए। तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव मीन्स द पर्सन अदर देन एन एडवोकेट, ड्यूली अपॉइंटेड एंड ऑथराइज्ड इन रिटन। तो मैं राइटिंग में किसी और को ऑथराइज करूंगी कि आप मुझे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस ऑम्बड्समैन के सामने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑम्बड्समैन। तो ऑम्बड्समैन जो होता है उसे आरबीआई अपॉइंट करता है। सो आरबीआई में अपॉइंट वन और मोर ऑफ इट्स ऑफिसर्स एज ऑम्बड्समैन एंड डेप्यूटी ऑम्बड्समैन। तो जो भी स्कीम के अंडर काम है वो करने के लिए ऑम्बड्समैन और डेप्यूटी ऑम्बड्समैन को अपॉइंट किया जा सकता है मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए, ठीक है। आरबीआई उनके ऑफिसेस भी स्पेसिफाई करता है। अब जो कंज्यूमर या जो कस्टमर है वो कंप्लेंट्स भेजता है इस स्कीम के अंडर, दे आर प्रोसेस्ड एट सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर। और ये कहाँ पे है? अभी चंडीगढ़ में है। और कंप्लेंट करने के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है वो है cms.rbi.org.in। तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे कंप्लेंट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कंप्लेंट कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म के थ्रू यानी कि पोस्टल या हैंड डिलीवर्ड कंप्लेंट्स भी एक्सेप्ट की जाती हैं, बट दे शुड बी एड्रेस्ड एंड सेंड टू द प्लेस वेयर द सीआरपीसी ऑफ आरबीआई इज एस्टैब्लिश्ड। तो अभी सीआरपीसी यानी कि सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ पे सेटअप है? चंडीगढ़ में सेटअप है। तो वहीं पे इनिशियल प्रोसेसिंग और स्क्रूटिनी होता है कंप्लेंट का। अब जो भी स्टाफिंग का कॉस्ट होता है, ऑम्बड्समैन का जो स्टाफ है उसका कॉस्ट, और सीआरपीसी को सेटअप करने का जो भी कॉस्ट है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आरबीआई बेयर करता है। सो नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिड्रेसल ऑफ एनी ग्रीवेंस। तो अगर एक कस्टमर है वो रेगुलेटेड एंटिटी के किसी एक्ट से या ओमिशन से अग्रीव्ड है, डेफिशिएंसी है सर्विस की ऑन द पार्ट ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटी। रेगुलेटेड एंटिटी कौन से, जो हमने पूरी लिस्ट पढ़ी है ना, बैंक्स और पार्टिसिपेंट्स, उन सब के बारे में। तो अगर वो कोई सर्विस ढंग से नहीं प्रोवाइड करते हैं तो वो पर्सनली या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी कंप्लेंट्स है दैट आर नॉट मेंटेनेबल, यानी कि वो कंप्लेंट्स को आरबीआई के द्वारा, उसके ऑम्बड्समैन के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर वो कंप्लेंट कमर्शियल जजमेंट या कमर्शियल डिसीजन से रिलेटेड है, यानी कि अगर बैंक ने आपको लोन देने से मना कर दिया, वो उनका कमर्शियल डिसीजन है, तो उसके लिए आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो वेंडर और रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी कि कोई वेंडर है और बैंक है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाता है, वो भी कोर्ट जा सकता है, वो आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन के पास नहीं आ सकता है। जैसे अगर बैंक है, उसका किसी वेंडर के साथ किसी चीज को लेके कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई सर्विस कोई वेंडर प्रोवाइड करता है रिपोर्टिंग एंटिटी को, बैंक को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंक वालों ने उसकी पेमेंट नहीं करी, तो वो कस्टमर नहीं है ना बैंक का, वहां कोई डेफिशिएंसी इन सर्विस नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को लेके कोई इशू है तो कोर्ट में जाइए। उसके बाद अगर कोई ऐसी कंप्लेंट आप लेके आते हो ऑम्बड्समैन के पास जिसमें आपने डायरेक्टली ऑम्बड्समैन को एड्रेस नहीं की वो एप्लीकेशन, ऑम्बड्समैन के नाम की अगर वो एप्लीकेशन नहीं है तो ऑम्बड्समैन उसे नहीं उठाएगा कंप्लेंट को। अगर आपको बैंक की मैनेजमेंट से या उनके एग्जीक्यूटिव से प्रॉब्लम है, वो भी काउंट नहीं होगी एज अ कंप्लेंट। उसके बाद अगर कोई ऐसी सर्विस है जो आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर ही नहीं आती है, उसकी आप कंप्लेंट करो, वो भी आरबीआई नहीं लेगा। और फिर ऐसा कोई डिस्प्यूट है जिसमें रेगुलेटेड एंटिटीज ने किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली, उनके कंप्लायंस के अकॉर्डिंगली काम किया है, उसके लिए भी बैंक के खिलाफ आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं या रिपोर्टिंग एंटिटी के खिलाफ आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बैंक के एम्प्लॉयज हैं, आपका और आपका एम्प्लॉयर कौन है? बैंक है, आपके बीच में कोई डिस्प्यूट है, वो भी इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम के अंडर नहीं आता है। तो जो कंप्लेंट है
वो रिटर्न कंप्लेंट होनी चाहिए है, जिसके भी खिलाफ आपको कंप्लेंट करनी है, जो भी इशू है उसके लिए रिटर्न कंप्लेंट आप करेंगे। सबसे पहले तो आप कंप्लेंट करते हैं उस बैंक को या एंटिटी को। अगर वो 30 डेज में आपका रिप्लाई नहीं करते हैं या जो रिप्लाई करते हैं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है या पूरी कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं किया गया है, तब आप 1 ईयर के अंदर अंदर ऑम्बड्समैन को कंप्लेंट कर सकते हो। तो मान लो आपने पहले बैंक को कंप्लेंट किया कि मेरा ये इशू है, 30 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई आ गया, तो वो रिप्लाई आने के 1 ईयर के अंदर अंदर आप ऑम्बड्समैन के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हो। अगर कोई रिप्लाई नहीं आया है तो ओरिजिनल कंप्लेंट करने के 1 साल और 30 दिन बाद आप वो कंप्लेंट ऑम्बड्समैन के पास ले जा सकते हो। अब ऐसी कोई भी कंप्लेंट आप ऑम्बड्समैन के पास नहीं लेके जाओगे जो ऑलरेडी ऑम्बड्समैन ने सेटल कर दी है या किसी कोर्ट के पास या ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है या किसी भी और आर्बिट्रेटर या किसी और अथॉरिटी ने पहले सेटल कर दी है या उनके सामने ऑलरेडी पेंडिंग है। ठीक है, अगर सिमिलर टाइप की कंप्लेंट पहले हो चुकी है या आप ही ऐसे टाइप की कंप्लेंट पहले कर चुके हो तो दोबारा सेम टाइप की कंप्लेंट ऑम्बड्समैन एंटरटेन नहीं करेगा। अगर कोर्ट ऑलरेडी वैसी कंप्लेंट्स के लिए ऑर्डर पास कर चुका है, कोई ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर चुका है, तब आप ऑम्बड्समैन के पास नहीं जा सकते हैं। उसके बाद अगर ऑलरेडी कहीं पे भी कुछ भी पेंडिंग है किसी भी कोर्ट, आर्बिट्रेटर, ट्रिब्यूनल के पास, चाहे वो अभी सेटल हुआ है नहीं हुआ है, अगर पेंडिंग भी है तो भी आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हो ऑम्बड्समैन के पास। हो सकता है किसी और पार्टीज ने, कोई ऑलरेडी पार्टीज को भी सेम टाइप की कंप्लेंट थी और वो भी कोर्ट में चल रहा है केस, तो फिर आप फ्रेश वहां पे कंप्लेंट नहीं करोगे और जो लिमिटेशन पीरियड है उसी के अंदर आपको कंप्लेंट करनी होती है। ऐसे नहीं कि आप 10 साल बाद जाके सोचो कि मुझे कंप्लेंट करनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। आप कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं जो आपने इसीलिए की है कि आपको कोई खुंदक है, आपने फ्रिवलस कंप्लेंट करी है, सामने वाली पार्टी को अब्यूज करने के लिए कंप्लेंट करी है। ऐसी कंप्लेंट्स आरबीआई के द्वारा एंटरटेन नहीं की जाएंगी। अगर हमें कंप्लेंट फाइल करनी है ऑम्बड्समैन के पास तो हम उनके डेजिग्नेटेड पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं और मेल के थ्रू कर सकते हैं, कंप्लेंट्स जाके भी सबमिट कर सकते हैं। और जो हमारी कंप्लेंट्स है वो पहले प्रोसेस होती है सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, जो अभी चंडीगढ़ में है। जो फिजिकल सबमिशंस होती है वो कंप्लेनेंट या उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा साइंड होनी चाहिए और जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है और जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो देने के बाद ही आप अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। अब इनिशियल स्क्रूटिनी जब होती है उसमें ये चेक किया जाता है कि कहीं आप अपनी कंप्लेंट में कोई सजेशन तो नहीं ऑफर कर रहे या आप कोई गाइडेंस या एक्सप्लेनेशन तो नहीं मांग रहे। अगर ऐसे टाइप की कंप्लेंट है तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा और आपको अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन देके कि क्यों आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट किया जा रहा है, आपकी कंप्लेंट को क्लोज कर दिया जाएगा। तो जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कौन सी कंप्लेंट्स नॉन मेंटेनेबल हैं, कि आपके अपने एम्प्लॉयर से इशू है, आपको मैनेजमेंट से इशू है, वो वाली जो कंप्लेंट्स हैं वो मेंटेनेबल नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। और जो वैलिड कंप्लेंट्स होती हैं वो जिस जिस ऑम्बड्समैन के ऑफिस में जानी चाहिए वहां पे फॉरवर्ड हो जाती हैं। अब जब आरबीआई ऑम्बड्समैन के पास कंप्लेंट आती है तो जो कंप्लेंट करने वाला है कंप्लेनेंट और जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है उन दोनों को नोटिफाई किया जाता है। हाँ, और ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि आप सीधा ऑम्बड्समैन के पास नहीं जा सकते हैं। पहले आप बैंक के खिलाफ अगर कंप्लेंट है पहले बैंक को कंप्लेंट करोगे, फिर ही ऑम्बड्समैन को आप कंप्लेंट करोगे। अब जैसे मान लो मैंने कंप्लेंट करी है तो जिस बैंक के खिलाफ मैंने कंप्लेंट करी है, जिस एंटिटी के खिलाफ मैंने कंप्लेंट करी है, उसे भी ऑर्डर दिया जाएगा कि आप भी अपना रिटर्न वर्जन जो है आरबीआई के पास सबमिट करिए। उसके बाद ऑम्बड्समैन रिक्वेस्ट करता है रिपोर्टिंग एंटिटी, इस केस में हम बैंक मान लेते हैं, जो रेगुलेटेड एंटिटी है वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे। जो आरबीआई मांग रहा है वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे। अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक नहीं देता है, बिना सफिशिएंट कॉज के रिप्लाई नहीं करता है या डॉक्यूमेंट्स नहीं करता है, तो ये नहीं देता है तो मान लिया जाता है कि उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आरबीआई का जो ऑम्बड्समैन है वो जब कंप्लेंट का सेटलमेंट करेगा तो वो फैसिलिटेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन के थ्रू करेगा, आपस में बातचीत करवा के आपकी कंप्लेंट को सेटल करने की कोशिश करता है। और जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ट्रेडिशनल रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, जैसे कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं वैसे नहीं होती हैं।
ठीक है, मीडिएशन कंसिलिएशन के थ्रू करने की कोशिश की जाती है। ऑम्बड्समैन जो है दोनों पार्टीज की बात को सुनता है, उनकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करता है। जब पहले आरबीआई के पास कंप्लेंट आएगी ऑम्बड्समैन के पास, वो बैंक को बोलेगा कि अपना रिस्पॉन्स दो। वो कितने टाइम में देना है बैंक को? विद इन 15 डेज देना है। एक्सटेंशन भी प्रोवाइड की जा सकती है बैंक को रिटर्न रिक्वेस्ट पे कि हमें 15 डेज से ज्यादा समय लगेगा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, तो वो एक्सटेंशन भी प्रोवाइड की जा सकती है। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर जो सामने वाली पार्टी है वो कोई भी इंफॉर्मेशन ऑम्बड्समैन को नहीं देती है, समय पे रिस्पॉन्स नहीं देती है, पहली बात तो ये मान लिया जाता है दैट दैट एंटिटी हैज नो इन्फॉर्मेशन टू गिव टू आरबीआई। और अगर वो कोई भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं आरबीआई को, तो उनका जो राइट टू अपील है वो खत्म हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, ऑम्बड्समैन के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो, लेकिन अगर बैंक ने मान लो रिप्लाई ही नहीं दिया ऑम्बड्समैन को जब उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, तो उस बैंक का एंटिटी का राइट टू अपील खत्म हो जाता है। अब जो ऑम्बड्समैन है उसको इंश्योर करना है कि सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उनके पास है, और जो भी मान लो बैंक इंफॉर्मेशन देता है वो कस्टमर जिसने कंप्लेन करी है उससे शेयर की जाती है, और जो कस्टमर ने कंप्लेन करी है वो बैंक के साथ शेयर की जाती है, और इसके लिए एडिशनल टाइम भी दिया जा सकता है। तो पहले तो आपस में बातचीत करके सुलझाने की कोशिश की जा सकती है, मीडिएशन कंसिलिएशन करने की कोशिश की जा सकती है, और ये भी रिक्वायर्ड है कि दोनों पार्टीज कोऑपरेट करें ऑम्बड्समैन के साथ, और जो भी डायरेक्शंस दी हैं उनको फॉलो करें, जो भी एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो प्रोवाइड करें। अगर तो आपस में उनकी बातचीत करके सेटलमेंट हो जाती है तो उसे रिकॉर्ड किया जाता है, दोनों पार्टीज उसे साइन कर देती हैं, और उन्हें टाइम दिया जाता है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस में आपने अग्री किया है उन्हें इतने समय में आपको मानना है। ठीक है, कंप्लेंट को रिजॉल्व कब माना जाता है? इफ सेटल बाय द रेगुलेटेड एंटिटी विद द कंप्लेनेंट विद ऑम्बड्समैन इंटरवेंशन, के रेगुलेटेड एंटिटी ने कंप्लेनेंट के साथ मिलकर बातचीत करके सॉल्व कर लिया ऑम्बड्समैन की इंटरवेंशन के बाद। कंप्लेनेंट अग्री करता है राइटिंग में या अदरवाइज कि उसे ये रेजोल्यूशन सेटिस्फैक्टरली लगा है, कि सेटिस्फैक्टरली उसकी जो बात है सॉल्व कर दी गई है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो कंप्लेनेंट है वो वॉलंटरीली अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर ले। ठीक है, एक तो होता है रेगुलेटेड एंटिटी सेटल करेगा ऑम्बड्समैन के इंटरवेंशन के अकॉर्डिंगली, कंप्लेनेंट की कंप्लेंट सॉल्व कर देगा। दूसरा है कि कंप्लेनेंट अग्री करता है रिटर्न में कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, या फिर वो अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ ही कर लेता है। अब जब भी ऑम्बड्समैन अवार्ड पास करता है खुद से, कब करता है? एक तो जब उसे इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड की जाए जो उसने मांगी है, नॉर्मली तो ट्राई किया जाता है कि आपसी बातचीत से सुलझ जाए, लेकिन अगर आपसी बातचीत से नहीं सुलझती है तो फिर ऑम्बड्समैन अपना अवार्ड पास करता है। कब? एक तो उसे डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड किए, या उनको रीजनेबल टाइम देने के बाद भी उन्होंने आपस में सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉजेस वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है ऑम्बड्समैन स्कीम के, आपको पॉइंट पता होना चाहिए है। उसके बाद ऑम्बड्समैन जब अवार्ड पास करता है तो वो बैंकिंग लॉ, बैंकिंग प्रैक्टिसेस, आरबीआई डायरेक्शंस और जो भी रेलेवेंट फैक्टर्स हैं उनके हिसाब से अवार्ड पास करता है। अब अवार्ड पास करने में एक तो वो रेगुलेटेड एंटिटी यानी कि बैंक को बोल सकता है कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, मान लो मेरा अकाउंट बैंक ने फ्रीज कर रखा है, मेरे कंप्लेन करने पे भी उसे अनफ्रीज नहीं किया, तो मैं ऑम्बड्समैन के पास जाऊंगी, तो ऑम्बड्समैन डायरेक्शन दे सकता है बैंक को कि इसके जो अकाउंट को फ्रीज किया है उसे अनफ्रीज कर दो, ठीक है, इसका जो पेमेंट्स है वो रिलीज कर दो। और मुझे कंपनसेशन भी प्रोवाइड कर सकता है कि मुझे बैंक के कारण इश्यूज हुए हैं, मुझे लॉसेज हुए हैं, वो भी मुझे पे करने के लिए बोला जा सकता है कि बैंक मुझे पे करेगा। ठीक है, मैं कंप्लेनेंट हूं, मुझे कंपनसेशन पे किया जाएगा। लेकिन कॉन्सिक्वेंशियल लॉस के केस में 20 लाख से ज्यादा का कंपनसेशन आरबीआई ऑम्बड्समैन नहीं प्रोवाइड कर सकता। देखो, अगर मान लो मेरा अकाउंट फ्रीज किया है बैंक ने, उसमें 1 करोड़ है, आरबीआई बोल देगा कि इसके पेमेंट रिलीज की जाए, कोई वहां पे लिमिट नहीं है। लेकिन जहां पे मैं ऐसा बोलूं कि बैंक ने मेरे अकाउंट फ्रीज कर दिए जिसकी वजह से, जिसके कॉन्सिक्वेंस में मुझे लॉस हुआ है, तो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस में 20 लाख तक का जो कंपनसेशन है वो आरबीआई ऑम्बड्समैन प्रोवाइड कर सकता है या उससे कम का कर सकता है। अब एडिशनल कंपनसेशन भी एक केस में मिलता है, अगर मैं ये कंप्लेंट करूं ऑम्बड्समैन के पास कि
बैंक की वजह से या एंटिटी की वजह से मेरा टाइम का लॉस हुआ है, मेरे खर्च हुए हैं, मेरी हरासमेंट हुई है, मुझे मेंटल एंग्विश हुई है, तो इस चीज के लिए मुझे 1 लाख तक का एडिशनल कंपनसेशन भी मिल सकता है। तो जब भी ओम्बड्समैन अवार्ड देगा तो उसकी कॉपी कंप्लेनेंट को और रेगुलेटेड एंटिटी दोनों को ही भेजी जाएगी। और ये जो आरबीआई का अवार्ड है ये तभी वैलिड होगा जब जो कंप्लेनेंट है, मान लो मैंने कंप्लेंट करी है, तो मुझे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजना पड़ेगा कि यस मैं इस अवार्ड को एक्सेप्ट करती हूँ अवार्ड करने के 30 डेज के अंदर अंदर। या तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी 30 डेज में, या फिर मैं 30 डेज में अपील फाइल कर दूंगी। जो रेगुलेटेड एंटिटी है उसे भी अवार्ड को मानना पड़ेगा और ओम्बड्समैन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 30 डेज कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है जो भी अवार्ड है, नहीं तो वो भी फिर 30 डेज में अपील फाइल कर सकते हैं। अब जो रेगुलेटेड एंटिटी है अगर उसने प्रीवियसली ओम्बड्समैन के मांगने पे इंफॉर्मेशन नहीं दी थी तो उसका तो राइट टू अपील खत्म हो ही जाता है। ठीक है, और अगर उसने टाइम पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी, उसके पास राइट टू अपील है, तो वो 30 डेज के अंदर अंदर आरबीआई के अवार्ड के 30 डेज के अंदर अंदर या क्लोजर ऑफ कंप्लेंट के 30 डेज में अपील कर सकता है। ठीक है, द अपील पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट द रेगुलेटेड एंटिटी रिसीव्स द कंप्लेनेंट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड। तो रेगुलेटेड एंटिटी को जैसे ही लेटर मिलेगा सामने से कि कंप्लेनेंट ने, मैंने कंप्लेंट करी थी, आरबीआई के ओम्बड्समैन ने अवार्ड दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, रेगुलेटेड एंटिटी को मैंने लेटर भेज दिया कि मुझे ओम्बड्समैन का अवार्ड पसंद है, मुझे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी या तो एक्सेप्ट कर लेगा या फिर उसके 30 डेज के अंदर अंदर अपील कर देगा कि नहीं मुझे जो ये अवार्ड है ये पसंद नहीं आया है। और रेगुलेटेड एंटिटी खुद से कंप्लेंट नहीं कर सकता, अपील नहीं कर सकता है, उसे एमडी सीईओ एग्जीक्यूटिव लेवल के किसी ऑफिसर की परमिशन के बाद ही, उनके सैंक्शन के बाद ही अपील करने का राइट मिलता है। एपेलेट अथॉरिटी जो है वो 30 डेज एक्स्ट्रा भी दे सकता है अपील करने के लिए, पहले वाले 30 प्लस 30 डेज और ग्रांट किए जा सकते हैं अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले प्रूव कर देता है। ठीक है, तो कंप्लेनेंट 30 डेज ऑफ रिसीविंग द अवार्ड या और रिजेक्शन ऑफ द कंप्लेंट के केस में अपील फाइल कर सकता है। हो सकता है कि कंप्लेंट ही रिजेक्ट हो गई, उसके 30 डेज में भी अपील की जा सकती है और 30 डेज का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन भी कंप्लेनेंट को प्रोवाइड किया जा सकता है। तो एपेलेट अथॉरिटीज का जो सेक्रेटेरिएट है वो स्क्रूटनाइज करेगा, प्रोसेस करेगा आपकी अपील को। तो जब अपील पहुंचेगी हायर अथॉरिटीज के पास, एपेलेट अथॉरिटी के पास, तो वो या तो अपील को डिसमिस कर देगा, ठीक है, या अपील अलाउ करके ओम्बड्समैन के अवार्ड को सेट असाइड कर देगा, या फिर रिमांड द मैटर टू द ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन को बोलेगा कि दोबारा से हेयरिंग करो, फ्रेश डिस्पोजल करो, डायरेक्शंस देके बोलेगा कि फ्रेश डिस्पोजल करो उसका, या खुद से ही ओम्बड्समैन के अवार्ड को मॉडिफाई कर देगा और नेसेसरी डायरेक्शंस देगा, या फिर कोई भी और ऑर्डर पास कर सकता है जो उन्हें लगता है इस केस के रेजोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद है सस्पेंशन ऑफ द स्कीम। यहाँ पे आरबीआई के पास पावर है कि वो इस स्कीम के किसी भी पार्ट को, किसी भी क्लॉज को सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, या तो जनरली किसी क्लॉज को सस्पेंड कर दें या फिर किसी स्पेसिफिक रेगुलेटेड एंटिटी के, हम प्राइवेट बैंक्स के केस में ये वाला क्लॉज अब नहीं मानेंगे, ऐसा भी करने का पावर है। और उसके बाद आरबीआई के पास पावर है कि वो जो पीरियड है सस्पेंशन का वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जिस ड्यूरेशन के लिए उन्हें लगता है कि स्कीम के इस पार्ट को हमें सस्पेंड करने की जरूरत है, इस क्लॉज को सस्पेंड करने की जरूरत है, आरबीआई उसे कर सकता है। Now let's discuss some MCQs related to this topic. So the first question is, consider the following statements regarding the entities covered under the Banking Ombudsman Scheme and identify the correct statements. So the scheme covers all commercial banks, regional rural banks, scheduled primary urban cooperative banks with deposit of at least ₹50 crores as per the लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं, आरआरबीज भी आते हैं, और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव, जिनका 50 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट है, वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम में यानी कि कवर होते हैं। NBFCs that do not accept deposits and do not have a customer interface are also covered under the scheme. तो देखो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि जो NBFCs डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, जिनका कस्टमर इंटरफेस है, वो इस स्कीम में कवर होते हैं। सो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ सेकंड ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दें तो आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं।
ओके अगला है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आर कंसिडर्ड रेगुलेटेड एंटिटीज अंडर द स्कीम एज पर द आरबीआई डायरेक्टिव्स डेटेड। डेट आपको नहीं भी याद है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज भी इस स्कीम के अंडर कवर होती हैं, ये हमारे लिए करेक्ट है। द स्कीम एक्सटेंड्स टू सिस्टम पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो, तो ये भी बिल्कुल सही है, तुम्हारे पास इनकरेक्ट सिर्फ सेकंड था, टू 1, 3 and 4 यानी कि बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो बार बार रिवाइज भी कर सकते हो कंटेंट को और एमसीक्यूज को, ठीक है। चलिए अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑम्बर्ड्समैन और डेप्यूटी ऑम्बर्ड्समैन अंडर द बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन स्कीम। तो ऑम्बर्ड्समैन या फिर बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन का जो टेन्योर होता है, अपॉइंट होते हैं, वो 3 साल के लिए होते हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगले, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर एस्टैब्लिश अंडर द बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन स्कीम। तो सीआरपीसी ऑम्बर्ड्समैन स्कीम के अंडर कहाँ पे है, चंडीगढ़ वाला जो ऑफिस है वो सीआरपीसी, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है टू रिसीव एंड प्रोसेस कंप्लेंट्स फाइल्ड अंडर द स्कीम। तो जो भी कंप्लेंट्स आती है उनकी प्रोसेसिंग करना, उनको रिसीव करना, ये सीआरपीसी का काम है जो भी चंडीगढ़ में स्टैब्लिश्ड है। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन है, which of the following circumstances would render a complaint non-maintainable under the banking ombudsman scheme? नॉन मेंटेनेबल कब हो जाएगी, कंप्लेंट इन्वॉल्विंग द कमर्शियल डिसीजन ऑफ अ रेगुलेटेड एंटिटी, a dispute regarding the interest rate set up by the regulated entity, complaint regarding the delayed response, complaint regarding the ATM transaction failure। तो देखो जो कमर्शियल डिसीजन है बैंक का, रेगुलेटेड एंटिटी का, कि लोन देना है नहीं देना है, ये बैंक का कमर्शियल डिसीजन के खिलाफ आप ऑम्बर्ड्समैन के पास नहीं जा सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, भी ऑप्शन ए। तो ये था हमारा आज का सेशन, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। बाकी आपका किसी भी टॉपिक को लेके कोई सजेशन है, आप चाहते हैं हम कवर करें, सो डू ड्रॉप अ कमेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।